वोकैबुलरी निकालो सब इस किताब जो बच्चे देख पा रहे हैं ऑनलाइन क्लास। पहला वर्ड है कैरोज। कैरोज का मतलब होता है दावत करना। यस कम इन। कैरोज का मतलब दावत करना। कैरोज करो रोज, रोज करो। क्या रोज करो जी? दावत। कैरोज करो रोज, करो रोज दावत। कैरोज करो रोज, रोज क्या करो भाई? दावत करो रोज। कैरोज करो रोज दावत। कैरोज करो रोज दावत। नेक्स्ट वर्ड है अस्टेंटोरियन। अस्टेंटोरियन का मतलब होता है बुलंद आवाज। अस्टेंटोरियन को लिंक कर लो स्टेनगन। स्टेनगन की आवाज कैसी होती है? बुलंद आवाज होती है। स्टेंटोरियन स्टेनगन। स्टेंटोरियन स्टेनगन। स्टेनगन की आवाज कैसी होती है? बुलंद आवाज, तेज आवाज। अलाइट। अलाइट का मतलब प्रकाशमय। अलाइट प्रकाशमय, प्रकाशमान होना। अलाइट को लिंक कर लो इस लाइट। अलाइट इस लाइट। इस लाइट में रहोगे तो प्रकाशमान हो जाओगे। अलाइट इस लाइट। इस लाइट में अगर रहोगे तो चमक आ जाएगा, प्रसन्नता आ जाएगा। फर्वेंट। फर्वेंट कहते हैं जो शिला को। फर्वेंट को लिंक कर लो सर्वेंट से। सर्वेंट को कैसा होना चाहिए? जो शिला। अब ये नहीं कि मालिक का आप पानी पिलाओ तो सर्वेंट का आप खुद ही पी लो, तो सर्वेंट को वहाँ चाहिए जो शिला। तो फर्वेंट सर्वेंट, सर्वेंट फर्वेंट, सर्वेंट को जो शिला होना चाहिए। परसुएड। परसुएड का मतलब राजी करना। परसुएड का मतलब मना लेना। परसुएड परसों ही, यानी परसों ही राजी किया था, मिलाया था, पटाया था, राजी किया था। तब परसुएड राजी करना, मिलाना। नेक्स्ट वर्ड इज अस्ट्रेटिज्म। अस्ट्रेटिज्म का मतलब कपट योजना, चाल चलना। अस्ट्रेटिज्म को लिंक कर लो स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसा है? कपट है, चाल चलने वाला स्ट्रेटजी है। अस्ट्रेटिज्म स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कैसा है जी? कपट है, छल वाला है, चाल वाला है। एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब मुक्त करना। एक्सट्रिकेट वरी करना। एक्सट्रिकेट एक्स्ट्रा कैट। कैट घर में एक्स्ट्रा आ गया है, उसे मुक्त कर दो। एक्सट्रिकेट एक्स्ट्रा कैट। एक्स्ट्रा कैट है उसे वरी कर दो, मुक्त कर दो, छोड़ दो, हटा दो। एक्सट्रिकेट वरी करना। क्विप। क्विप का मतलब होता है चट से जवाब देना। क्विप क्यों आप, क्विप क्यों आप, क्यों आप चट से जवाब दे रहे हो? क्विप क्यों आप चट से जवाब दे देते हो? हरविंजर। हरविंजर कहते हैं अग्रदूत को। हरविंजर हरविंदर। हरविंदर सिंह कैसे हैं भाई? अग्रदूत हैं। हरविंजर हरविंदर सिंह अग्रदूत हैं, आगे रहते हैं। इनेन। इनेन का मतलब मूर्ख, महामूर्ख। इनेन को लिंक कर लो नन। नन कैसी होती हैं? मूर्ख होती हैं, तभी तो शादी नहीं करती जीवन भर। इनेन नन। नन कैसी होती है? मूर्ख होती है। बोलो मिलकर कैरोज। जोर से बोलो कैरोज। करो रोज दावत। कैरोज करो रोज दावत। स्टेंटोरियन बुलंद आवाज। स्टेंटोरियन स्टेनगन की आवाज, बुलंद आवाज। अलाइट प्रकाशमय। अलाइट प्रसन्नता। अलाइट इस लाइट में प्रसन्न रहना। फर्वेंट जोशीला। फर्वेंट सर्वेंट को जोशीला होना चाहिए। फर्वेंट सर्वेंट को जोशीला होना चाहिए। परसुएड राजी करना। परसुएड मना लेना। परसुएड परसों ही राजी किया था। अस्ट्रेटिज्म कपट योजना। अस्ट्रेटिज्म चाल चलना। अस्ट्रेटिज्म स्ट्रेटजी चाल चलने की। एक्सट्रिकेट मुक्त करना। एक्सट्रिकेट एक्स्ट्रा कैट को मुक्त करना। क्विप चट से जवाब देना। क्विप क्यों आप चट से जवाब देते हो? हरविंजर अग्रदूत। हरविंजर हरविंजर सिंह अग्रदूत हैं। इनेन महामूर्ख। इनेन नन मूर्ख होती हैं।
पेज पलट दो। बोलो कैरोज का मतलब, कैरोज, अस्टेंटोरियन, अस्टेंटोरियन, अलाइट, अलाइट, फर्वेंट, फर्वेंट, परसुएड, परसुएड, अस्ट्रेटिज्म, अस्ट्रेटिज्म, एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट, क्विप, क्विप, हार्विंजर, हार्विंजर, इनेन, इनेन। जबरदस्त, जबरदस्त यारी। 26 पूछ लूं क्या? बोलो पॉन्टिफिकेट का मतलब, पॉन्टिफिकेट, बेटोकेन, कंज्यूरर, ओडियस, ऑडियस, जिंजरली, जिंजरली, फोस्टर, फोस्टर, विंट्री, विंट्री, ट्रॉथ, ट्रॉथ, एलिविएट, एलिविएट, ग्यूरिल्ला, ग्यूरिल्ला। जबरदस्त, जबरदस्त यार। इसमें चल रहा 1 वर्ड्स, निकालिए। जो बच्चे मोबाइल पे देख रहे हैं वो भी निकालिए। पेज नंबर 133, 129 तो पूछ लिया था शायद, 130 पूछ लिया था, 130 पूछना है पूरा कि हाफ? हाफ। बोलो मिलकर जोर से। अ स्पेशलिस्ट इन नर्व डिजीज, नर्व डिजीज, न्यूरोलॉजिस्ट, one who draws plan for a building, one who talks continuously, loquacious. The science of plant life, botany. The science of physical life, the science of environment, the science of heavenly bodies. A place where ships are built and dockyard. Government by monarch king. A state without government. Government by a rich class. Plutocracy. Government ruled by desk officials. Bureaucracy. Government ruled by the nobility. Aristocracy. किसी का पर्स इस बैच का है, उसमें देखिए किसी का नाम बाम होगा। आजकल जीन्स जो है ना डुप्लीकेट आ गया है ना। मोहम्मद नईम, देखिए कितना बढ़िया काम है। लड़का है, इसके पहले वाले बैच का है। ये तो कहो कि आजकल बच्चे बड़े शरीफ हैं, पैसा पैसा नहीं है जी। आजकल लड़का समझदार है, पर्स में पैसा रखता नहीं है, 1 रुपया नहीं है। पेन पेन सब है ना, रुपया कौन निकालेगा। देखो जीन्स वीन्स जो पहनते हो ना, इस अलर्ट रहो। मेरा भी एक बार पीछे से निकल गया, ये तो कहो कि कार के सीट पे बैठे थे और चले गए बाहर। अब पर्स देख रहे हैं, है ही नहीं, मेरा दिमाग खराब। क्योंकि आजकल पर्स में सारे आधार कार्ड भी रहते हैं। उस दिन से पर्स रखता तो हूँ लेकिन उसमें कुछ रखता नहीं, 2-4-10 रुपये रख लेता हूँ, मौके पे काम आया कि नहीं। तो ये बात है। डी लाल को पेश करो, ठीक है। वो क्या हो गया, चलिए कल आगे पढ़ क्या ना। अब वैसे व्यक्ति को दूँ ना जो कि ऑथेंटिक हो। अब जरा निकालो वोकैबुलरी। हाँ टेस्ट निकालो, टेस्ट। कल आपको एक पेज का टेस्ट मिला होगा, जो बच्चे मोबाइल पढ़ रहे हैं देख लीजिए और टेस्ट निकालिए फटाफट। प्रोनाउन का एडवांस टेस्ट 3 होगा,
आप सबों को PDF से पेज में मिल गया होगा बच्चे मोबाइल वाले, तो उसको भी आप निकाल के चेक कर लें, है ना। एडवांस टेस्ट बैंक PO के क्वेश्चन है। देखो बेटा, किसी व्यक्ति का पर्स छूट गया है, मोहम्मद नईम है, ये जैसा है वैसा ही रख देना, रुपया पैसा इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना, इसमें कुछ रहे भी तो उसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है ना, है ना। अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या लगा दूं, मतलब पहला में गलती क्या है, बोलो। फर्स्ट में गलती क्या तुम लोगों ने मारा है, अशोक। अब देखो कैसे गलती निकालते हैं हम लोग, पढ़ क्या रहे हैं बाबू, प्रोनाउन। अब देखो अशोक नाउन है, कोई गलती है उसमें। अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल, प्लूरल है तो लग गया। इन द वर्ल्ड, विच का प्रयोग कहाँ करते हैं, बोलो, निर्जीव के लिए। अब बोलो क्या अशोक निर्जीव प्राणी है, तो विच आएगा कि हु आएगा, हु का प्रयोग करो। टेस्ट पर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कंट्रीब्यूशन टू मेक अप फॉर। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया है, आस्किंग मोर, है ना, कंट्रीब्यूशन टू मेक अप फॉर। अब कंट्रीब्यूशंस क्या है, प्लूरल है, कंट्रीब्यूशंस टू, एक मिनट, in response to the growing crisis the agency, yes, agency is, agency हो गया सब्जेक्ट, तो एजेंसी सब्जेक्ट हो गया तो उसके लिए दियर आएगा कि इट्स आएगा, इट्स आएगा। दियर तब आता जब होता प्लूरल, इट्स तब आएगा जब होगा सिंगुलर। तो यहाँ पे दियर को काट के इट्स का प्रयोग करो। ये टोटल बैंक PO का क्वेश्चन है, टफ होगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 3, ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ परसुएशन the illiterate villager allowed himself girl। himself girl क्या होता है जी, अरे his girl child ना होगा, पजेसिव ना होगा, तो यहाँ पे कर लो his girl child। himself को काट करके his का प्रयोग करो, his girl child। समझ पा रहे हो, गर्ल तुम्हारा नाउन है, नाउन से पहले क्या रहता है, एडजेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल स्पॉटेड इंदिरा, बोलो विच होगा कि हु होगा, हु। तो 4 का आंसर 2 नंबर लगा लो, विच को काट के हु का प्रयोग। सबके पास पेज है कि नहीं, परसों भी दिलवाया था, कल भी दिलवाया था, अब के बावजूद नहीं है तो अपना रिस्क खुद लो। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया नीड्स अ वैल्यू इन एजुकेशन सिस्टम, बोलो हु होगा कि विच होगा, विच होगा। देखो अब इतने क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने, रिलेटिव प्रोनाउन का संख्या ज़्यादा था कि नहीं था, आगे भी देखते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर कितना, 6, मैन हु बिन। अब मैन के साथ हु लगा है तो मैन से पहले द लगेगा, पहला गलती, मैन से पहले क्या लगेगा, क्योंकि खास हो गया ना, तो करना पड़ेगा द मैन हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब ही विल नेवर बी वेलकम। यहाँ पे ही लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो मैन से ही काम चल जाएगा, अर्लियर जॉब विल नेवर बी वेलकम। तो यहाँ पे एक गलती तुम्हारा, मैन से पहले द लग जाएगा, उस एक से भी काम चला सकते हो। अगर और डीप चलना है तो यहाँ पे 3 नंबर में ही जो दिया है प्रोनाउन, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी ऐसे सही है, ठीक है। तो मेन आंसर क्या होगा इसका, 1 नंबर, मैन से पहले द लगा दो। क्वेश्चन नंबर 7 का 3, नाइदर और नन में क्या अंतर है। नाइदर का प्रयोग करते हैं 2 के लिए, नन का प्रयोग 2 से ज़्यादा के लिए। अब सेंटेंस को पढ़ के देखो, 2 है कि 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा है तो नन आएगा कि नहीं आएगा, 3 सन्स है तो नन आ जाएगा। 8 नंबर का आंसर 3 नंबर होगा, सीकिंग, इट्स के स्थान पे दियर का प्रयोग, क्योंकि कंपनीज वर्ड प्लूरल है, सिंगुलर होता है तो इट्स और प्लूरल होता है तो दियर।
क्वेश्चन नंबर 9, 9 का आंसर 3, हु के स्थान पे विच का प्रयोग, क्यों सर? कंपनीज वर्ड नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए विच का प्रयोग करते हैं। 1 से 9 तक कोई दिक्कत? 10 में आ जाओ। नो वन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के बाद कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव? तो ही होगा कि हिम होगा? हिम होगा। नो वन एक्सेप्ट हिम, 10 का आंसर 1 नंबर। नो वन एक्सेप्ट हिम। समझ पा रहे हो बच्चे? 11, कभी भी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो देम को काट के दे करो। 11 का आंसर 1 नंबर। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर कितना? 12, 12 का आंसर 1, ऑल दोज हु वर। होम को काट के हु कर दो, 12 का 1 नंबर हो जाएगा। होम का मतलब होता है किसको, जिसको। हु होता है रिलेटिव प्रोनाउन। 13 का आंसर 4, डियर फेथ को करो इट्स फेथ, डियर फेथ को इट्स फेथ। 14 का आंसर नो एरर। वो गलती लग रहा है तो बताओ, गलती लग रहा है? नो एरर। 15 का आंसर 1 नंबर, विच काट के हु का प्रयोग करो। मोस्ट ऑफ द पीपल, पीपल वर्ड लिविंग है, हु होगा। 16 का आंसर 1 नंबर, इट वाज मी कि इट वाज आई। इट वाज के बाद कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस, तो इट वाज आई। 17 का आंसर 1 नंबर, इट वाज हिम कि इट वाज ही। इट वाज ही। 18 का 4 नंबर, दे के स्थान पे दियर का प्रयोग, THEIR, THEIR। 19 का आंसर 3 नंबर, इट के स्थान पे दे का प्रयोग करो, इट के स्थान पे THEY दे का प्रयोग करो। समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि प्लूरल है, कंपनीज प्लूरल है तो दे आएगा। 20 का आंसर 3 नंबर, हु के स्थान पे विच का प्रयोग करो, हु के स्थान पे विच का प्रयोग करो। अब एक क्वेश्चन टफ लगा होगा तो घर पे जाके दोबारा पढ़िए इसको, और एक एक चीज को आजमाइए कि सर ने सही कहा गलत कहा, और देखिए आराम से। ये बैच अपने टाइम पे ही रहेगा, 5 बजे ही, 7 बजे बैच 7 बजे ही रहेगा। क्योंकि कल हमने एक एक बच्चे को ऑफिस में बुलाया, सारे बच्चे विद्रोह कर दिए कि नहीं सर 7 बजे को 6 बजे मत करिए। चूंकि सब ऑफिस वाला लड़का है, पूरे मुखर्जी नगर में ऑफिस वाला को कोई पढ़ा ही नहीं पाता मेरे सिवा। अब कोई कहीं ना कहीं पोस्टेड है, बोला कि आपके सिवा कुछ समझा ही नहीं पाएगा मुझे, इसलिए ऑफिस छोड़ता हूँ 6 बजे, 7 बजे भागता हुआ आपके क्लास में आता हूँ। हम कि चलो मैं ही कल्याण करूँगा। बोला 4 महीने बाद करिए, 4 फिर गर्मी आ जाएगा। ये तो जाड़े के लिए कर रहा था, अब स्टाफ को क्या करूँगा, 2-4 हज़ार बढ़ा दूंगा सैलरी चाप के, है ना? पैसा पे कुछ भी कर लेगा, है कि नहीं? पैसे चलते लोग 0-10 डिग्री में सब जॉब कर रहे हैं सब, हैं? हाँ, सोच काम कर रहा है ना, करना पड़ेगा। यहाँ से गया वो तो बर्फ बन जाएगा वहीं। जो आदमी वहाँ का हो तो चलेगा भी, अगर यहाँ का हम लोग को भेज दिया जाए तो हम लोग बच के लौट पाएंगे वापस? वहीं बर्फ में कहीं दब के रह जाएंगे। तो हो गया यहाँ तक पूरा कंप्लीट। और कोई डाउट नहीं ना बच्चे? सीधा निकालो वर्ब। हम लोगों का वर्ब चल रहा है ना बाबू?
फाइनाइट और इनफाइनाइट। कल हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमने कल स्टार्ट नहीं किया था, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा फाइनाइट और इनफाइनाइट। बिल्कुल नए सिरे से एक ऐतिहासिक क्लास होगा। जितना क्लास पढ़ाता हूं सब समझ में आता है ना आप लोगों को? फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये दो वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। अब ये दो वर्ब होते हैं, दो वर्ब को हम लोग को सीखना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब दो वर्ब को सीखने के लिए जाने का प्रयास करते हैं। एक है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट, ये दो वर्ड कल भी कहा था कि बेटा समझना समझाना दोनों टफेस्ट काम है। फाइनाइट का मतलब होता है निश्चित, इसका मतलब कि इनफाइनाइट का मतलब अनिश्चित है ना जी। निश्चित और अनिश्चित ये क्या होता है भाई? तो निश्चित का मतलब होता है शासित और अनिश्चित का मतलब अशासित। अब शासन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि पूरे मुखर्जी नगर में एक ही शॉप हो, राइट, एक ही शॉप हो, 5 किलोमीटर चल के कोई व्यक्ति आया, एक मिल्क का पाउच लिया, पॉकेट लिया और मिल्क के पैकेट पे लिखा था 10 रुपया। दुकानदार कहता है कि मैं लिखा था 10, दुकानदार कहता है कि मैं 30 रुपया लूंगा। अब एक ही दुकान है, अब बोलो मजबूरी है कि नहीं है? अब समाज में 3 तरह के लोग पैदा होंगे, एक जो 30 में खरीद लेगा, एक जो दुकानदार से दोस्ती करेगा, बोलेगा भाई 25 में दे दो, मैं तुम्हारा भला चाहूँगा, एक दुकान ही लूट लेगा, बोलेगा तो चोर है, 10 का 30 में बेच रहा है ना। अब समझो गौर से, तो अंग्रेज इंडिया में आए थे शासन करने या व्यापार करने? व्यापार करते के देखा कि यहाँ के लोग तो बड़े भोले भाले हैं, इनको आसानी से डिसीव किया जा सकता है, ठग सकते हैं सॉरी। तो इस प्रकार उन्होंने व्यापार खोल दिया और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। अब हम लोगों के ऊपर शासन सरकार का है, तो शासन का मतलब थोड़े है कि डंडा लेके गेट पे खड़ा रहेगा, अरे जीएसटी लगा लिया, आईएसडीसी लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया, वही तो है जी। हर एक व्यक्ति आज टैक्स दे रहा है, सामान खरीद रहा है टैक्स दे रहा है, तो आप मजबूरी देना है ना। ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैं जीएसटी नहीं दूंगा, देना पड़ेगा। आप कंप्यूटर लोगे, आपको 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, समझा बात? तो क्या हुआ? मजबूरी हो गया। तो जब कोई बात माने या ना माने, मजबूरी माना जाए, उसको फाइनाइट कहते हैं। तो हमने क्या कहा था? दुनिया का कोई वर्ब जो निश्चित हो उसे फाइनाइट, और जो निश्चित ना हो वो अनफाइनाइट। एक वाक्य और सिखाऊंगा कि निश्चित अनिश्चित का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो निश्चित का मतलब आपको सिखाता हूं कि जहां पे डिस्टेंस होगा वहां शासन ढीला होगा। जैसे मान लो ये दिल्ली है, थोड़ा साउंड कम करता हूं, लगता है तेज हो रहा है। ये दिल्ली है, अब दिल्ली के आसपास का ये टेरिटरी है। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। दिल्ली में कि आगरा में? यूपीएससी, मुगल वंश की स्थापना कहाँ? दिल्ली की आगरा? आगरा में, दिल्ली में नहीं। दिल्ली में तो बाद में बना था। तो आगरा में मुगल वंश की स्थापना हुई 1526 में। 1530 में, 1529 में ये है तुम्हारा बिहार, ये है तुम्हारा दक्कन, ये है बंगाल। दिल्ली अक्सर तुम हिस्ट्री में पढ़ता होगा, बंगाल विद्रोह, बिहार का विद्रोह, दक्कन का विद्रोह। कहीं पढ़ा है दिल्ली का विद्रोह? नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं दिल्ली है, तो दिल्ली के आसपास में कोई लोग विद्रोह करने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि राजा यहीं बैठ रहा है, कुचल देगा तुरंत। लेकिन बिहार में शेरशाह है,
यहाँ पे आता है 1529 में, और मुगल वंश में आकर के वो क्या करता है कि तोप चलाने का, मुगल एक ऐसा शासक था जो पहली बार तोप का प्रयोग किया था। तो उसके यहाँ तोपची का काम कौन किया था? शेरशाह किया था। शेरशाह, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लो तब इंग्लिश से वापस आऊँगा। तो यहाँ पे आता है शेरशाह, और 1529 में इसके यहाँ जॉब किया, और 1529 में लौट गया वापस। जैसे ही लौटा 6 महीने बाद उसको मैसेज मिला कि बाबर चल बसा। यानी 1530 में बाबर क्या करता है? मर जाता है, मर गया। उसका एक नल्ला पुत्र था हुमायूं, वो शराब कबाब शबाब में डूबा रहता था। उसको सूरा और सुंदरी से प्यार था। दिन भर अफीम खाता था, सूरा पीता था, और उसके महल के चारों तरफ सुंदरियां रहती थी, उसमें डूबा रहता था। शेरशाह को इस बात का ज्ञान था कि पतन होना उसका निश्चित है। शेरशाह ने अपने आप को विद्रोह कहा कि मैं स्वतंत्र हूं। ये बात हुमायूं को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि तुम मेरे अधीनता स्वीकार कर, तुम मेरा सूबेदार है, टैक्स भेजा करो, तुम स्वतंत्र नहीं रह सकते। बोला कि चल हट नल्ला, किसी काम का तू नहीं है, तू क्या कर लेगा मेरा, तेरे को फुर्सत है सूरा सुंदरी से। बोला कि ऐसे बीतते बीतते 5-7 साल समय बीत गया इसको। ये विद्रोह क्या जहां पाता वहीं पड़ा रहता, जहांगीर के जैसा। तो ये पड़ा रहता। उसके बाद घटनाएं घटी कि 1539 में इसने आक्रमण करने का प्रयास किया। ये इधर से आया कि मैं आगरा पे कब्जा कर लेता हूँ, किसी काम का तो है ही नहीं। इधर आया, कन्नौज के आसपास दोनों में युद्ध होता है। 2-4 झाप खींच करके इसको देश से निकाला, बाहर कर देता है। किसको? हुमायूं को। हुमायूं को शेरशाह ने देश से, इंडिया से बाहर खदेड़ दिया। और 1540 में मुगल वंश नहीं, सूरी वंश की स्थापना करता है आगरा में ही। कौन सा वंश? सूरी वंश की स्थापना करता है। शेरशाह सूरी वंश की स्थापना करता है। किसी भी रहेंगे आप डायनेस्टी में, वंश में, तो 1-2 राजा बढ़िया होता है, बाकी सब नल्ला होता है। तो शेरशाह बढ़िया था, लेकिन 1545 में शेरशाह मर जाता है। 1500 शेरशाह मर जाता है, बाकी इसके सारे उत्तराधिकारी बेकार। अब इधर देखो हुमायूं को, देखो कहानी। हुमायूं को चिंता ये नहीं है कि उसका राज्य चल गया, तुरंत किसी को पकड़ के शादी कर लिया और फिर अकबर को निकाल दिया। 1542 में अकबर आता है जी, 1540 में देश से बाहर हुआ। अब 1542 में अकबर आ भी गया। अगर इसको चिंता रहता राज्य का तो ये संगठन तैयार करता कि अच्छा बच्चा पैदा करता है, नहीं करता, कुछ करता। तुरंत 1542 में अकबर आ गया। ये तो कहो कि पहले के जितने भी संरक्षक होते थे बड़े वफादार होते थे कि भाई राजा किंग है, राजा किंग का मतलब भगवान है। तो बैरम खान इसका था संरक्षक था। तो बैरम खान समझा कि भगवान पैदा हुआ है, वो अकबर को पूजा करने लगा। और अकबर को जैसे 14 साल का हुआ, इसको फिर से लाया दिल्ली, और 1556 में एक बार फिर से इस सूरी वंश को उठा करके फिर से मुगल वंश की स्थापना कर दिया। क्लियर? और इतिहास विशेष पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 1605 में अकबर भी मर जाता है। असरीगढ़ की विजय उसकी अंतिम विजय होती है 1601 में। ठीक है, 1601 उसकी अंतिम विजय होती है, असरीगढ़ की विजय। सुनेगा आप, यही ना है। खैर वापिस आ जाओ। अब इतना कहानी क्यों पढ़ाया वो समझो। अब देखो कि यह था दिल्ली, ये था बिहार, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है कि नहीं है? यानी डिस्टेंस है तो विद्रोह हो गया। विद्रोह हुआ क्यों? क्योंकि शासन क्या था? कमजोर था। यानी डिस्टेंस होने पर शासन और नजदीक होने पर शासन टाइट। अब आप ले रहे हो ऑफलाइन बैच, यहां बैठ के पढ़ रहे हो, तो आप पर शासन टाइट है, कुछ ए बे नहीं कर सकते। अब जो लड़का मोबाइल पे पढ़ रहा है, अब वो मोबाइल पे पढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं सबको। कुछ लड़का मोबाइल पे ऐसे लेट के पढ़ रहा है, कोई लड़का ऐसे पढ़ रहा है, कोई लड़का बैठ के पढ़ रहा है, कोई लड़का रख दिया कलम कॉपी से पढ़ रहा है। लेकिन मैं देख तो नहीं रहा। तो शासन ढीला है कि नहीं? तो डिस्टेंस हो गया, शासन ढीला हो गया, है ना। एक बर्निंग एग्जांपल और ले लो। आप दिल्ली में आए हो, यहाँ पे कोई लड़का एमपी का है, कोई बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई हरियाणा का है, कोई पंजाब का है, कोई राजस्थान का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई आसपास के लोकल का है।
अब इतने तरह की वैरायटी लड़के यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रात में 11:30 बजे कॉल आया तुमको, अब तुम सुरैया जान की मूवी देख रहे थे, हालांकि मूवी तो बकवास था, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखा है कि नहीं? उसे बकवास मूवी आज तक नहीं देखा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन मान लो मूवी में थे 11:30 रात में, पापा ने कॉल किया, आपने कॉल उठाया, पापा का कॉल तो काट सकते नहीं, रिसीव किया, हाँ पापा बताइए क्या कर रहा है बेटा, सो गया कि पढ़ रहा है? रखिए जल्दी ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूं। अब वो फोन, अच्छा ठीक है पीछे बैकग्राउंड से आवाज तो आ रहा है बेटा, तो रखिए ना सब छूट रहा है। उनको फोन पर क्या पता, वो रखते हैं, फिर आप लग जाते हो ग्रुप डिस्कशन में। आपने धोखा दे दिया ना, क्यों भाई? डिस्टेंस से। आपका छोटा भाई घर पे बैठा हुआ है, सुबह जब जगता होगा तो 2 झाप, शाम को देर से लौटता होगा तो 2 झाप, तड़प रहा होगा कि बड़ा होकर दिल्ली भागूं। नहीं, सुबह से शाम चिल्ला रहा हो कब बड़ा होकर दिल्ली जाऊं। नजदीक है शासन, डिस्टेंस में शासन कमजोर है। समझ पा रहे हो? तो कहने का सेंस है कि भारत में नहीं, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, अगर तुम्हारे पास सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, तो सब्जेक्ट के नजदीक दुनिया का कोई वर्ब होगा। बोलो शासन टाइट हुआ कि नहीं होगा? और शासन टाइट हुआ तो निश्चित नहीं होगा, यानी हर हाल में कौन सा वर्ब होगा? ये सब्जेक्ट के पास दुनिया का कोई वर्ब हो, क्या नाम होगा? बोलो, रट्टा मारोगे? दुनिया डिक्शनरी का कोई वर्ब हो, सब्जेक्ट के पास लगा दो, नाम क्या होगा उसका? फाइनाइट वर्ब। अब इसके बाद कोई वर्ब डिस्टेंस में आ गया, कौन सा वर्ब होगा? इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब जो थ्योरी दिया समझ में आ गया उससे। अब कोई भी सेंटेंस में कहीं भी वर्ब लिखा मिलेगा, तुम पकड़ के कह सकते हो कि फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है। सब्जेक्ट पकड़ लो, वर्ब मिल गया तो वर्ब, सब्जेक्ट के पास वर्ब मिल गया फाइनाइट, डिस्टेंस मिला तो इनफाइनाइट। तो 2 बात समझ में आ गया, आगे बढ़ो। अब हमने कल लिखवा दिया था कि ऐसा कोई भी वर्ब, ऐसा कोई भी जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट, और जिस पर शासन ना हो वो, तो ये लाइन लिख लिया था, फिर से जो नहीं लिखा लिख लो। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट वर्ब, और जिस पर शासन ना हो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट वर्ब, और जिस पर शासन ना हो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट वर्ब, और जिस पर शासन ना हो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा कोई भी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो फाइनाइट वर्ब, और जिस पर शासन ना हो इनफाइनाइट वर्ब कहलाता है। जिस पर शासन हो फाइनाइट, शासन ना हो वो इनफाइनाइट। अब भाई हमने तो आपको कहानी वानी सुना के आपको समझा दिया कि फाइनाइट क्या इनफाइनाइट क्या है, लेकिन अगर कोई थ्योरी पूछ ले, ग्रामर के बेस में पूछ ले, तो उसे कैसे समझाओगे? तो लिखो रूल नंबर फर्स्ट, लिखो यदि किसी सेंटेंस के यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन ठीक है, हमने क्या लिखा? यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन चेंज करने से, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन बदलने से, चेंज करने से वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है,
तो वह वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो वह वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। वह वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा करने से यदि वर्ब के फॉर्म में ऐसा करने से यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा करने से यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो वह वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा करने से यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो वह वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा करने से यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो वह वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। वह वर्ब, एक बात समझ में आ गया भाई? इसका नंबर पर्सन चेंज करें, बदल गया तो, ना बदला तो जाहिर सी बात है नज़दीक हुआ तो बदलेगा ही, दूर होगा नहीं बदलेगा। नज़दीक हुआ तो बात मानेगा ना। रूल नंबर 2 एग्जाम्पल दूंगा अभी। यदि किसी सेंटेंस के, रूल नंबर 2, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर वर्ब के फॉर्म में, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर वर्ब के फॉर्म में, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, यदि किसी सेंटेंस के टेंस को बदलने पर वर्ब के फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो वह वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो वह वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो वह वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाता है। नीचे से लिखो, ऐसा करने पर, ऐसा करने पर यदि वर्ब के फॉर्म में, ऐसा करने पर यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा करने पर यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो वह वर्ब इनफिनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा करने पर यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो वो इनफिनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा करने पर यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो वह वर्ब इनफिनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसा करने पर यदि वर्ब के फॉर्म में कोई परिवर्तन ना हो तो वह वर्ब इनफिनाइट वर्ब कहलाता है। क्लियर? यहाँ पे दो बात समझ में आया हम लोग को, फाइनाइट और इनफिनाइट। ठीक है, अब हमने देखा एग्जाम्पल देखो। He goes to market to buy some books. क्लियर? ही क्या है तुम्हारा, गोज क्या है तुम्हारा, बाय क्या है तुम्हारा। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कौन फाइनाइट है कौन इनफिनाइट, फिर भी देखते हैं। अब देखो, पहला रूल कहा कि नंबर पर्सन चेंज कर दो, तो बोलो ही को क्या कर दूं, जो मन करता, बस ही और सी नहीं होना चाहिए। दे कर दो, यू कर दो, आई कर दो, तो हमने कर दिया आई दे, जो मन करता हो। गोज को क्या करूंगा,
आई गो चाहे दे गो, टू। अब देखो हलचल हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ गोज था यहाँ गो हो गया, इसका मतलब कैसा वर्ब है, टू। बोलो कोई हलचल हुआ तो इसका नाम होगा इन। दूसरा का टेंस बदल दो, ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस कर दे रहा हूं, हमें कर दिया ही। बोलो गोज का क्या हो जाएगा, बोलो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वेन टू। कोई चेंज नहीं हुआ। सम बुक्स, बोलो कोई प्रॉब्लम हुआ। तो फनाइट क्या है, इनफाइनाइट कौन समझ में आ गया आपको, यानी सब्जेक्ट की एक ही बात समझ में आया कि सब्जेक्ट के नजदीक जो भी वर्ब होगा उसका नाम होगा फनाइट, और जो दूर होगा उसका नाम होगा इनफाइनाइट। सब्जेक्ट के पास कोई वर्ब रहे फनाइट वर्ब, जो डिस्टेंस में रहे इनफाइनाइट वर्ब। नुमान खान कोई पढ़ता है क्या इस बैच में, नहीं पढ़ता है, कोई बात नहीं। कोई एक लड़का यूट्यूब पर मैसेज किया है कि मैं उनका क्लास ले रहा हूं 2 महीना से, वो क्लास में हिंदी एक लाइन बोलते ही नहीं और लिखवाते हैं तो समझाते ही नहीं। मैं उनका बैचलर नुमान खान। अब हमको ही नहीं समझ में आ रहा कि मेरा बच्चा किसी का पेशेवर एजेंट है, होता है ना कुछ लगवा देता नेगेटिव मैसेज ताकि जो देख रहा हो समझे कि भाई सही बात है। ऐसा है क्या, इतना सुंदर पढ़ाता हूं, अब क्या हिंदी सब लिखवाऊंगा। बोलो यहां तक समझ में आया बच्चे, कोई डाउट है यहां तक, बोलो बोलो, आगे बढ़ चलें। अब देखो, अब मुझे सोचो और बताओ, अगर यही वाला बाई खरीदने वाला यहां पे लगा दूं तो बोलो फनाइट हुआ कि नहीं हो जाएगा, अरे ही बाई का बाइस हो जाएगा और बाउट हो जाएगा। यानी कि कोई भी वर्ब सब्जेक्ट के पास रहेगा तो फनाइट ही होगा ना। तो बोलो फनाइट पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इसको तो पढ़ना पड़ेगा। इसका नेचर कैसा है, यानी एक लाइन में लिख लो कि दुनिया के सारे वर्ब फनाइट होते हैं, इसलिए उसे पढ़े जाने की जरूरत नहीं। डिक्शनरी के सारे वर्ब चाहे दुनिया के सारे वर्ब फनाइट वर्ब होते हैं, दुनिया के सारे वर्ब फनाइट वर्ब होते हैं, उसे पढ़े जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सारे वर्ब फनाइट वर्ब होते हैं, उसे पढ़े जाने की जरूरत नहीं है। अब पता है क्या करता है, लड़का रट्टा मारता है, फनाइट वर्ब इनफाइनाइट वर्ब। तो रट्टा मारने की जरूरत है कहीं, दुनिया के सारे वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, फनाइट वर्ब। तो आपको पढ़ना क्या है, नॉन फनाइट। तो रेडी बनाओ, नॉन फनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। non-finite form of the verb, non-finite form of the verb, non-finite form of the verb. लिखो, there are 3 members, there are there are 3 members in the family of, there are 3 members in the family of non-finite form of the verb. There are 3 members in the family of non-finite form of the verb. There are 3 members
इन द फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नॉन फाइनाइट फैमिली में कितने मेंबर्स है बच्चे? 3 मेंबर्स। देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला, इन्फिनिटिव्स। जेरेंड, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में 3 है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। कैसा दिखता है सर? तो इन्फिनिटिव्स दिखता है, कहीं भी आज के बाद टू के साथ V1 लगा दो, उसका नाम होता है इन्फिनिटिव्स। V1 के साथ ING लगा दो, उसका नाम होगा जेरेंड। V1 के साथ ING लगा दो, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, V3 पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल। बोलो, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कोई आपत्ति? अब इस सब का पहचान है। पहचान आपको मिल गया। अब पहचान मिल गया तो कहीं भी ये लिखा मिलेगा तो इजीली पकड़ लोगे ना भाई? कहीं दिक्कत होगा? बोलो, कष्ट होगा? कहीं भी 2 प्लस में लगा रहे, क्या कहोगे उसका नाम? कहीं ING लगाओ, क्या उसका नाम होगा? कहीं भी ING लगा, क्या नाम होगा? V3 में क्या नाम होगा? हैविंग V3 में क्या नाम होगा? अब यहाँ पे जैसा आपका फेस है उसको रीड करने के बाद पता ये चल रहा है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन लगा हुआ है कि सर यह भी V4, ये V4, लेकिन आप पूछ नहीं पा रहे हो, उद्गार नहीं आ रहा है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि जेरेंड कौन है और प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है ना मुद्दा? और राम इज गोइंग टू मार्केट में गोइंग कौन सा है? वो गोइंग कौन सा V4 है? ये 3 जगह पे V4 है, तो कैसे पता कि वो V4 है कि जेरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है? मुद्दा है ना? तो ये 2 चीज में समस्या पैदा होगा। ये तो खैर कहीं नहीं दिखता है, जुबा है। ये जहां दिखेगा नाम होगा इन्फिनिटिव्स। हैविंग भी अजूबा है। हैविंग के साथ V3 लगाया, कह देंगे पर पार्टिसिपल। V3 अजूबा नहीं है, ये भी 2 मिलेगा। राम हैज गॉन। अब उस गॉन को हम क्या कहेंगे? पास्ट पार्टिसिपल। उस गॉन को क्या कहें? V3। तो प्रॉब्लम हो गया। यानी V3 और V4 ये 2 वर्ड समस्या पैदा करेगा। तो जो समस्या पैदा करे उसका समाधान कर दो, उसके जड़ में खंगाल दो, उसका समूल नाश कर दो। तब देखते हैं कि आखिर जेरेंड क्या है, V4 की दुनिया क्या है। और V4 की दुनिया में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को सर्वे करने चलना पड़ेगा। तो चलें सर्वे करने? तो चला जाए।
मिटाओ इसको। तो हम लोगों को सर्वे करने चलना पड़ेगा और सर्वे करके निकालना होगा निष्कर्ष कि आखिर V4 की दुनिया क्या है। तो चलते हैं सर्वे करने। A structural survey of V1 plus ing बराबर V4 एंड V1 प्लस ing का हम लोग एक स्ट्रक्चरल सर्वे करने चल रहे हैं। आफ्टर सर्वेइंग वी फाउंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट वन इज finite verb and second one is infinite verb. finite में V4 है, नो डाउट। इनफिनाइट में दो नाम है, एक का नाम रखा गया है जेरंड, यहां भी V4 है। एक का नाम रखा गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां भी V4 है। अब तीन तरह का V4 दिख गया। अब हमने कहा राम इज राइटिंग अ लेटर। अब बोलो राम क्या है तुम्हारा, बोलो राइटिंग क्या है, फोर्थ फॉर्म। अब बताओ राइटिंग फाइनाइट है कि इनफिनाइट है, कैसे पता, सभी के पास है। तो ऐसे भी ध्यान रखना, चाहो तो एक नोट लिख लो कि दुनिया का कोई सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो सिर्फ फाइनाइट वर्ब होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो वो सिर्फ फाइनाइट वर्ब होता है। हाँ जी, मेन वर्ब होना चाहिए। यानी किसी सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब हो वो मेन वर्ब क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो वो फाइनाइट वर्ब होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें एक ही मेन वर्ब हो वो कौन सा वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब होता है। कौन सा वर्ब, फाइनाइट वर्ब होता है। जिसमें एक ही मेन वर्ब हो वो सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब होता है, और कोई वर्ब हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट वर्ब होता है। अब देखो इसमें कितने मेन वर्ब हैं बाबू, दो है मेन वर्ब, एक राम और एक राइटिंग। सिर्फ राइटिंग नहीं है जी, तो बोलो फाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ। जिसमें एक ही मेन वर्ब कौन सा वर्ब होगा। और ऐसे भी अगर ना दिमाग काम कर रहा हो तो टेंस बदल के चेक कर लो ना। तो टेंस चेक कर लो, राम इज राइटिंग, राम रोट अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलो फाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ। ये अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तुम्हारा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूं जिस पर तुम खड़ा होगे। अभी तो फाइनाइट इनफिनाइट में भूल आए हुए हो। क्लियर। अब देखो जेरंड, जेरंड क्या है भाई। अब जेरंड कहता है कि मैं V4 तो हूं लेकिन मैं वर्ब नहीं हूं। एक व्यक्ति के दो संतान हुआ, एक ओबामा एक ओसामा, दोनों अपने फील्ड में किंग, एक नोटोरियस एक फेमस, एक बुरे काम में प्रसिद्ध हो गया, एक नए काम में प्रसिद्ध हो गया, एक राष्ट्रपति बन गया, एक आतंकवादी बन गया। नहीं जी, तो ये जेरंड जो है V4 है बट इस वर्ब नहीं है। तो है क्या, इसका कहना है कि मैं राम के जैसा काम करता हूं। राम क्या है, नाउन। राम क्या है, सब्जेक्ट। तो कहता है कि मैं नाउन बन जाऊंगा, मैं सब्जेक्ट बन जाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा। यानी जब V4 का प्रयोग एज अ नाउन किया जाए, जब V4 का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किया जाए, एज एन ऑब्जेक्ट किया जाए, तो बोलो उसका नाम क्या होगा बाबू,
तो लिखो when V1 plus ing is used, when V1 plus ing is used, when V1 plus ing is used, when V1 plus ing is used as a subject, ब्रैकेट में कर देना noun, when V1 plus ing is used as a noun, ब्रैकेट में कर देना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, एक ही बात है। तो when V1 plus ing is used as a noun, ब्रैकेट में क्या दिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब V1 प्लस ing का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जैसा किया जाए, नाउन के जैसा किया जाए, उसे जेरेंड कहते हैं। when V1 plus ing is used as a noun, subject or object, it is called gerund. When V1 plus ing is used as a subject in a sentence, it is called gerund. When V1 plus ing is used as a subject in a sentence, it is called gerund. जब V1 प्लस ing का प्रयोग सब्जेक्ट के जैसा किया जाए तो उसका नाम क्या होगा बाबू, जेरन। यानी जेरन क्या काम करेगा, सब क्या काम करेगा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा। एग्जाम्पल सर देखो, एग्जाम्पल बोलो, वॉक वर्ब है कि नहीं, लगा दिया ing, क्या हो गया वॉकिंग, वॉकिंग हो गया सब्जेक्ट, इज लिया कि नहीं लिया, देखो राम इज, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो बोलो वॉकिंग वर्ड जेरंड है कि नहीं है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग इज लिखा होता है, फिर भी लोग पीता ही रहता है। जब पीता होगा तो यूजफुल लगता होगा। तो स्मोकिंग इज, सोना जरूरी है, स्लीपिंग इज नेसेसरी, है ना। गाना गाना आर्ट है, सिंगिंग इज एन आर्ट। तो जितना मन चाहो बोलो। चोरी करना अपराध है, स्टीलिंग इज अ क्राइम। सॉरी, बोलो कहाँ कष्ट है लाइफ में। तो जेरेंट और फनाइट में अंतर क्लियर हुआ। अब आ जाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या कहता है सर, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहता है ये नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो है क्या भाई, तो ये है एडजेक्टिव। क्या है, यानी जब V1 प्लस ing का प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा किया जाए तो एडजेक्टिव का काम क्या है बाबू, नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करना। तो लिखो when V1 plus ing is used, 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 when V1 plus ing is used as a subject, when V1 plus ing is used, sorry फिर से लिखो, when V1 plus ing is used as an adjective, when V1 plus ing is used as an adjective in a sentence, it is called gerund. When V1 plus ing is used as an adjective in a sentence, it is called gerund. उसे ही हम gerund कहते हैं। कहाँ भटके हो तुम लोग, फिर से वापिस आ जाओ, फिर से लिखो when V1 plus ing is used as an adjective in a sentence, it is called present participle. मोबाइल बैच सुधार कर लो। when V1 plus ing is used as an adjective, ये क्या काम करता है बाबू, as an adjective in a sentence,
इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसे हम क्या कहते बाबू? प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी V1 प्लस ING एक था जो फाइनाइट वर्ब था, नाउन का काम किया तो जेरेंड, और एडजेक्टिव का काम किया तो। इसमें एक खास बात है, ध्यान रखो। खास बात क्या है? जैसे ये अनफिनिश्ड एक्शन को शो करता है। अनफिनिश्ड क्या होता है भाई? जैसे मैंने उसे जाते हुए देखा, मैंने उसे किताब चुराते हुए पकड़ा, सोते हुए पकड़ा, खाते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा। तो देखा, पकड़ा, सुना, गाते हुए सुना। तो ये अनफिनिश्ड है कि नहीं? जैसे एक सेंटेंस दे रहा हूं, आई सॉ अ बॉय, I saw a boy in the hall। अभी देखो बॉय है, अब I saw a boy, लड़का देखा, वो लड़का क्या कर रहा है? तो I saw a boy, देखो सब्जेक्ट हो गया, सॉ वर्ब हो गया, तो बोले फाइनाइट वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन एक वर्ब और लिख रहा हूं, स्मोकिंग, तो डबल वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? दूर है कि नहीं है? तो इनफिनिट हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बॉय क्या है तुम्हारा? नाउन। नाउन से पहले कौन रहता है? तो बोलो एडिटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका नाम बोलो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ कि नहीं हुआ? एक नाम है। यानी कि आई सॉ स्मोकिंग बॉय, देखो लड़का कैसा स्मोकिंग बॉय, आई सॉ अ स्मोक, सिगार पी रहा है। आई सॉ स्मोकिंग बॉय इन द हॉल, लड़का कैसा देखा जी? सिगरेट पीता हुआ लड़का हॉल में देखा। आई सॉ अ स्मोकिंग बॉय इन द हॉल, लड़का कैसा था? सिगरेट पीता हुआ लड़का। कहां देखा तुमने? हॉल में देखा, है ना? तो बोलो बॉय तुम्हारा नाउन हुआ कि नहीं हुआ? ए इन्फिनिटिव हुआ कि नहीं हुआ? एडिटिव हुआ कि नहीं हुआ? प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ कि नहीं हुआ? एक नाम है, जिस नाम से पुकारो ना सब सही होगा। लड़का बोलता अंग्रेजी नहीं आता सर। मैं कहता हूं DSL आ गए हो ना, आ जाएगा अंग्रेजी। तूने जिस दिन कदम रख दिया तूफान मच गया, धमाल मच गया। यह चीज बेटा आम इंसान को नहीं समझ में आएगा। नहीं, देखो नाउन प्रोनाउन पढ़ना अलग चीज है, ये सब टेक्निकल चीज है। किताब खोल के देख लो, कहीं तुमको समझाया मिलता है? नहीं मिलेगा। मित्रों से पूछना है सेंटेंस, दोस्तों से पूछना कि बताओ ये क्या काम करे, बोला कि क्या काम करेगा? ING फॉर्म खोल नहीं पाएगा रहस्य को। अब तुम क्या करो? इन्फिनिटिव भी कह सकते हो, एडिटिव भी कह सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हो, V4 भी कह सकते हो, कौन जो करना चाहते हो। इसको कहते हैं खेलना, प्ले विथ इंग्लिश। बोलो स्वेटर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो लाइफ में किसी को प्रॉब्लम चल रहा है, आगे बढ़े तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ क्लियर जी? 1000 लिखो ना एग्जाम्पल। आई सॉ रनिंग हॉर्स इन द फॉरेस्ट, आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ हिम स्टीलिंग माई बुक्स, लिखो ना। आई कॉट हिम स्टीलिंग माई बुक्स, मैंने उसे पकड़ लिया चुराते हुए किताब। आई कॉट हिम स्टीलिंग माई, अभी तो 1000 दोबारा फिर पढ़ाऊंगा इसको। ये मैं सुना खत्म हो गया, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ जेरेंट। लिखो आई कॉट हिम स्टीलिंग माई बुक्स। बट जेरेंट क्या काम करता है? ये सब्जेक्ट है। आई कॉट हिम स्टीलिंग माई बुक्स, दोबारा फिर पढ़ाऊंगा इसको। ये सब दोबारा है, वो तो सर में ना। अभी हम लोग कहां पे चल रहे हैं?
सर्वे में हम लोग भी, अभी वो सर्वे करने के लिए नहीं जी, अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है। सर्वे नंबर 2, स्ट्रक्चर सर्वे ऑफ V3। यहां पे लाइन लिख लिया था ना कि V1 प्लस साइन जी यूज। चलो सर्वे करो किसका, V3 का। अभी बेटा क्लास नहीं शुरू हुआ है, इन्फिनिटिव जेरंड फिर पढ़ाऊंगा तुम लोगों को भी। जाओ जाओ, सर्वे के लिए छोड़ दूंगा V3 का। सर्वे करते हैं तो पाते हैं कि भाई 2 ही वर्ब है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट जो होता है यहां भी V3 है। कैसे सर, राम हैज रिटेन अ लेटर, तो राम हैज रिटेन अ लेटर। बोलो एक ही मेन वर्ब है कि नहीं बाबू, बोलो। तो एक ही मेन वर्ब है तो बोलो फाइनाइट है कि नहीं है, इसका नाम होगा फाइनाइट वर्ब। क्लियर। लेकिन यह भी तो इनफाइनाइट V3 है। इनफाइनाइट नाम क्या है इसका, पास्ट पार्टिसिपल। तो बोलो यह भी तो V3 है बाबू, तो इसको क्या कहें सर। तो इस पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, ये वर्ब नहीं होता, ये एडजेक्टिव होता है। लिखो जल्दी फटाफट। When V3 is used as an adjective in a sentence, when V3 is used as an adjective in a sentence, it is called past participle. When V3 is used as an adjective in a sentence, it is called past participle. When V3 is used as an adjective in a sentence, when V3 is used as an adjective in a sentence, it is called past participle. When V3 is used as an adjective in a sentence, it is called past participle. When V3 is used as an adjective in a sentence, it is called past participle. When V3 is used as an adjective in a sentence, it is called past participle. अब बोलो बाबू एक काम क्या करेगा, अब बोलो एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन से पहले। एग्जाम्पल देखो, हमने एग्जाम्पल दिखा, आई मेट। अब बोलो आई सब्जेक्ट, मेट होना भी टू जी, मैं मिला। आई मेट अ डिस अपॉइंटेड, आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल। अब बताओ गर्ल क्या है तुम्हारा, नाउन। नाउन से पहले रहने का पावर किसको दिया गया, तब बोलो यहां पे एडिटिव हुआ कि नहीं हुआ, V3 है कि नहीं है। तो इसको चाहे तुम V3 कहो, इसको चाहो तुम एडिटिव कहो, इसका नाम रख दो पास्ट पार्टिसिपल। तो दुनिया के सारे V3 पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं, लेकिन सारे पास्ट पार्टिसिपल V3 नहीं हो सकती। क्यों भाई, क्योंकि जब एडजेक्टिव होगा तब ना पास्ट पार्टिसिपल। बोलो नहीं समझ, इतना प्यारा समझा रहा हूं। हमने कहा बाबू कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या है। देखो पीछे रिवीजन नहीं करोगे तो धर्मेंद्र सर कुछ नहीं करेंगे। मैं दूसरा मास्टर क्या करेगा, लिखेगा पास्ट पार्टिसिपल, 2 एग्जाम्पल, खत्म, आगे बढ़िए। मैं सर्वे करा रहा हूं पहले, ये दोबारा फिर से पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेटा एडजेक्टिव क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अब एडिटिव क्या, नाउन से पहले। बोलो गर्ल से पहले कौन रहता है, यहां पे देख लो, आई मेट अ गुड गर्ल। गुड क्या है, आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव, यानी यह स्थान किसके लिए खाली है। अब यहां पे कोई शब्द लिखूंगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो हमें लिखा आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल, मैं मिला किससे, हताश निराश परेशान लड़की से। आई मेट अ टायर्ड गर्ल, मैं मिला थकी मांदी लड़की से, है ना। तो आई मेट अ डिसअपॉइंटेड गर्ल, तो डिसअपॉइंटेड एडजेक्टिव हुआ ना, V3 है कि नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पहचान क्या इसका है, V3। सर्वे कर लिया तो वापिस लौट जाओ
और कहाँ लौटो। देखो चार्ट में क्या लिखवाया था, देयर आर 3 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ नॉन फाइनाइट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिखवाया था। वहां पहला क्या था, इन्फिनिटिव्स। इसका मतलब कि नंबर 1 से पढ़ना पड़ेगा, तो हेडिंग बना लो इन्फिनिटिव्स। वहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से, इन्फिनिटिव्स। समझ अंग्रेजी की दुनिया। एक बार अंग्रेजी बढ़िया से पढ़ लो, फिर भारत में कभी अंग्रेजी में दिक्कत नहीं होगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता अगर ईमानदारी से पढ़ लिया तो। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, पॉज करो, फिर से लिखो, फिर पॉज करो, दोबारा सुनो, तिबारा सुनो, until you understand the clear you continue the video, कंटिन्यू देखते रहो, तब समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं खूबसूरत क्लास लेके।